हेलो, वेलकम इन हिंदी मीडियम चैनल। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में शुरू कर रहा हूं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। तो यहां पर इस वीडियो में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर का और उसके बाद प्रश्नावली 5.1 के सभी सवालों का हल भी देखेंगे इसी वीडियो में। इंट्रोडक्शन का क्या मतलब है कि इस चैप्टर के बारे में जो आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए पहले मैं आपको वो बताऊँगा और उसके बाद हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा पहले कि ये आंकड़े क्या होते हैं। ठीक है, आंकड़ों का क्या मतलब है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं तो अलग अलग स्थितियों में जो भी सूचनाएं हम इकट्ठी करते हैं उनको आंकड़े बोला जाता है। ठीक है ना, अलग अलग स्थितियों में एकत्रित की गई सूचनाएं आंकड़े कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि पिछले 10 टेस्ट मैचों में एक बल्लेबाज ने कितने रन बनाए हैं, कितने रन बनाए हैं और कुल कितने रन बनाए हैं। अगर आप ये देख रहे हो तो वो भी आंकड़ों का एग्जाम्पल हो जाएगा कि मान लो पहले मैच में उसने 100 रन बनाए, दूसरे मैच में 50 बनाए, तीसरे में कुछ और बनाए। तो ये सब भी क्या है? आंकड़े हैं। इसी तरह से पिछले 10 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में एक गेंदबाज द्वारा लिए गए कुल विकेट, ठीक है, कितने टोटल उसने विकेट लिए हैं, ये भी आंकड़ों का एक उदाहरण है। ठीक है, इसी तरह से आप बहुत सी चीज़ें सोच सकते हो कि आपकी क्लास में अलग अलग बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं, कितने कितने नंबर आए हैं उनके पेपरों में। तो मतलब क्या कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप अलग अलग स्थितियों में सूचनाएं एकत्रित कर रहे हो। तो इन्हीं सूचनाओं को हम क्या बोलते हैं? आंकड़ा बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने किसी को बताया कि आपकी हाइट 5 फुट 2 इंच है और आपके दोस्त की हाइट 4 फुट 6 इंच है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब आंकड़ों का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि आंकड़े क्या होते हैं। अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हमें क्या सीखना है कि हम आंकड़ों को किस तरह से अलग अलग सिचुएशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पहला तरीका है आंकड़ों को दर्शाने का, ठीक है, जो कि आपने इससे पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा, वो है एक चित्रालेख, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ठीक है, सबसे पहले जो आपको सीखना है और आप इसको पिछली क्लास में भी सीख चुके हैं, वो तरीका क्या है आंकड़ों को दर्शाने का? एक चित्रालेख। इसमें क्या होता है कि हम चित्र की मदद से आंकड़ों को दर्शाते हैं। ठीक है, चित्रालेख में क्या होता है कि अलग अलग चित्रों या फिर संकेतों का प्रयोग करते हुए हम आंकड़ों को निरूपित करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे संकेत के लिए हम यूज करते हैं चित्रों का, इसीलिए इसको बोला जाता है चित्रालेख, यानी चित्र से बनाया गया आलेख। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो एक कार का चित्र है, ठीक है, जो एक कार का चित्र है वो ये दर्शाता है कि 100 कार हैं। ठीक है, मतलब हर एक चित्र का मतलब 100 कार हो जाएंगी। ठीक है ना, एक संकेत 100 कारों को प्रदर्शित करता है। जैसे कि तो अगर जुलाई में जो कार बनाई गई, ठीक है, वहां पर 1-2 कार पूरी हैं और एक कार आधी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? एक कार का क्या मतलब है? 100 कार है, तो इसका भी मतलब हो गया 100 और ये आधी का मतलब हो गया 50। तो इनको जोड़ोगे 100 जमा 100 जमा 50 तो 250। इसी तरह से जो अगस्त का महीना, इसमें 100-100-100 यानी कि 300 कारें बनाई गई। ठीक है, सितंबर का महीना, इसमें 1-2-3-400 कारें बनाई गई। ठीक है, तो मतलब इस तरह से आंकड़ों को दर्शाना क्या कहलाता है? चित्रालेख कहलाता है। ठीक है, ऐसे में बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि देखो, ये पहला क्वेश्चन पूछा गया, जुलाई के महीने में कितनी कारों का उत्पादन हुआ। तो जुलाई देखो कहाँ पर है, ये रहा। जुलाई में कितनी कारें बनाई गई? 250। तो हम बोल देंगे भैया 250 कारों का उत्पादन हुआ जुलाई में। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। अभी मैंने एक्सरसाइज के प्रश्नों को शुरू नहीं किया है। ठीक है, अभी हम जल्दी से उस पर आ जाएंगे, लेकिन कुछ बेसिक बातें जानना जरूरी है। ठीक है, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ। दूसरा है किस महीने में कारों का अधिकतम उत्पादन हुआ। भाई किस महीना पूछा गया है, कौन सा? तो हम बोल देंगे सितंबर में। ठीक है, जो सितंबर का महीना था इसमें सबसे ज्यादा कारें बनाई गई 400। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था जिसे हम बोलते हैं चित्रालेख। दूसरा तरीका क्या है? देखो, दूसरा तरीका है दंड आलेख। ठीक है, दंड आलेख क्या होता है? जैसे कि नाम से पता लग रहा है, ऐसा आलेख, ठीक है, ऐसा ग्राफ जिसमें हम दंड का उपयोग करेंगे। ठीक है, इसको एक दंड बोला जाता है, जो आपको ये चौकोर सी आकृति नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दंड आलेख क्या होता है ये सीखना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन जिसमें दंडों की लंबाइयां क्रमशः उनके मानों के समानुपातिक होती हैं, उसको क्या बोला जाता है? दंड आलेख। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो ये दंड हैं,
इनकी चौड़ाई बराबर होगी, जितना चौड़ा ये है उतना चौड़ा ये होगा, उतना चौड़ा ये होगा। तो मतलब क्या कि यहाँ पर जो चौड़ाइयाँ हैं ये समान होंगी, ठीक है ना, समान चौड़ाई होगी। दूसरी बात, ये कितने ऊंचे बनेंगे, इनकी ऊंचाई या फिर लंबाई कितनी होगी, ये डिपेंड करता है इनके मान पे, ठीक है, इनके मान पे डिपेंड करता है कि कितनी ऊंची होंगी। जैसे कि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शैक्षिक वर्ष, यानी किस साल का डेटा दिया गया है, 2003 से 2004, 2004 से 2005, 2005 से 2006, इस तरह से। और यहाँ पे क्या लिखा गया है, कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या। तो मतलब 2003 में ऊंचाई यहाँ तक गई, तो इसका मतलब 2003 में इसको इसके सीध में देखो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। तो मतलब 2003 में कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 100 थी। इसी तरह से 2004 से 2005, ठीक है ना, 2003 से 2004 था, 2004 से 2005 में ऊंचाई यहाँ तक आई है, ठीक है, इसकी ऊंचाई इससे बढ़ गई क्योंकि इसका मान बढ़ गया। यहाँ पर क्या आ रहा है, इसके सीध में देखोगे तो 200 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका मान क्योंकि 200 था इसीलिए इसकी ऊंचाई बढ़ गई। तो वही है कि इनकी लंबाई या ऊंचाई इनके मानों के समानुपातिक होती है, जितना ज्यादा मान उतनी ज्यादा ऊंचाई, ये कहने का मतलब है समानुपातिक का। समानुपातिक का मतलब क्या हुआ कि मान अगर ज्यादा तो ऊंचाई ज्यादा, जैसे यहाँ पर मान 200 है और यहाँ पे 100 है, तो यहाँ मान ज्यादा तो ऊंचाई भी ज्यादा, और मान कम तो ऊंचाई कम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। इसको ऐसे हम जब रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे जब हम दर्शाते हैं, तो इसको बोला जाता है दंड आलेख, ठीक है, आपको ये बातें याद रखना है, ठीक। और यहाँ पर क्या लिखा गया, दंड की लंबाई प्रत्येक श्रेणी के मात्रा को दर्शाती है। जैसे कि इसकी लंबाई कितनी है, यहाँ तक है, तो इसकी मात्रा 100, यानी कि यहाँ पर बच्चों की संख्या 100 थी, इसमें ज़्यादा है 200 है, ऐसी और अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि इनके बीच की दूरी भी समान होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये इनके बीच का गैप है, ये इनके बीच का गैप है, ये इसके बीच का गैप है, तो इसके बीच का गैप भी समान होना चाहिए, समान चौड़ाई के होने चाहिए। और दो क्रमागत दंडों के बीच की दूरी भी बराबर बराबर होनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये दूसरा तरीका था। अब तो यहाँ पर क्या है कि एक ही दंड आलेख, मतलब कोई एक ही बात यहाँ पे बताई जा रही है। एक होता है द्विदंड आलेख। क्या होता है, द्विदंड आलेख, ठीक है। आप देखो द्विदंड आलेख क्या होता है, द्विदंड आलेख जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है इसमें दो दो दंड आलेख होंगे। तो यहाँ पर लिखा है आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाने वाला दंड आलेख द्विदंड आलेख कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आंकड़ों के दो समूहों को एक साथ दर्शाया जाएगा जब, तब हम उसको बोलेंगे द्विदंड आलेख, ठीक है ना। तो यहाँ पर द्विदंड आलेख को हम समझते कैसे हैं, ये समझो एक बार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक में कलर नहीं है, बिल्कुल सफेद है, ये ब्लैंक पड़ा हुआ है, जबकि दूसरा थोड़ा काला सा है, थोड़ा भूरा सा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सफेद वाले और इस कलर वाले का क्या मतलब है, वो कहीं ना कहीं आपको ग्राफ में लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो 2005 से 2006 वाले का क्या है, सफेद, और ये क्या है 2006 से 2007 का क्या है, थोड़ा सा भूरा, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से देखो ये विषय हैं, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी वगैरह, और यहाँ पर है एक विद्यार्थी ने कितने अंक प्राप्त किए, ठीक। तो अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि उस विद्यार्थी ने गणित में जो अंक प्राप्त किए 2005 से 6, उसको हम दिखाएंगे इस सफ़ेद से, और उस विद्यार्थी ने 2006 से 7 में, यानी अगले साल जब वो अगली क्लास में होगा तब गणित में जितने नंबर लाए वो हम इस काले वाले से दिखा रहे हैं, ठीक है ना। आपको ये समझ में आ गया। जैसे कि हम अगर ये देखना चाहें कि विद्यार्थी ने 2005 से 2006 में गणित में कितने नंबर लाए थे, तो पहले तो हम देखेंगे गणित कहाँ पे है, ये रहा, और 2005 से 6 की बात की जा रही है तो उसमें ये वाला कलर है, यानी कि इस वाले को हम देखेंगे। तो उसने कितने नंबर लाए थे, यहाँ पर देखो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो मतलब 2005 से 6 में, ठीक है, 2005 से 6 में गणित में उसके 30 नंबर थे। अगर इसी तरह 2006 से 7 में हम गणित देखना चाहें तो इसके लिए ये वाला कलर देखेंगे। तो यहाँ पर ये देखो कितना आ रहा है, 60, मतलब उसके 60 नंबर आए थे। इसी तरह से हम विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान कुछ भी देख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया द्विदंड आलेख क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद जो सबसे मेन है आपको सीखना है वो है आयत चित्र, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, आयत चित्र। बस ये आखिरी चीज़ है जो मुझे समझानी है, उसके बाद हम प्रश्नों को शुरू करेंगे इस प्रश्नावली के, ठीक है। आयत चित्र में क्या होता है, देखो आयत चित्र में हम वही आंकड़े दर्शाते हैं जो वर्ग अंतराल में दिए गए हों।
जो मैंने अभी लाइन बोली वो आप ध्यान से नोट कर लेना कि जब हमें वर्ग अंतराल ऐसे दिया होगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, इस तरह से, या फिर 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, मतलब जिनको हम ऐसे वर्ग में बांट सके, इतने से लेके इतना, ठीक है, इस तरह से उन्हीं आंकड़ों का हम आयत चित्र बनाते हैं। और इनमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई रिक्तता नहीं होनी चाहिए। रिक्त मतलब खाली स्थान, ठीक है, तो मतलब रिक्त नहीं होना चाहिए कुछ, मतलब कि जहां पर एक खत्म होगा, जैसे ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हुआ, तो इनके बीच में कोई खाली जगह नहीं होगी, दूसरा यहीं से शुरू हो जाएगा, फिर तीसरा इसके आगे से शुरू हो जाएगा। जबकि दंड आलेख में देखो क्या था, दंड आलेख में यहाँ पर ये एक आया तो दूसरा यहाँ से चालू हो रहा है, इसके बीच में ये खाली जगह छूट गई, रिक्त स्थान छूट गया, ठीक है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं आयत चित्र की तो कोई रिक्त स्थान इनके बीच में नहीं छूटेगा, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ग अंतराल होंगे, ठीक है। और वर्ग अंतराल में जहां पर ये खत्म होगा, ठीक है, जहां पर ये खत्म होगा वहीं से ये शुरू होगा। 10 पे खत्म 10 से शुरू, 30 पे खत्म 30 से शुरू, 20 पे खत्म 20 से शुरू, इस तरह से, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि इस तरह का कुछ हमारे पास डेटा है, ठीक है, तो हम उसको आयत चित्र में दिखा सकते हैं, आयत चित्र में, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बोला जाता है निम्न सीमा, इसको बोला जाता है ऊपरी सीमा या उच्च सीमा। इसी तरह से ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा, ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 0 से 10 के बीच में कितने आंकड़े आ रहे हैं, 2 आंकड़े आ रहे हैं, तो 0 से 10 वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता हो जाएगी 2। कोई चीज कितनी बार आ रही है वो उसकी बारंबारता हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आप यूं समझो कि 40 से लेके 50 के बीच में आपको सिर्फ 7 नंबर मिले, ठीक है ना। आप कुछ आंकड़े देख रहे थे, उन आंकड़ों में 40 से 50 के बीच में सिर्फ 7 चीजें आ रही हैं, तो मतलब यहाँ की बारंबारता हो जाएगी 7, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया बारंबारता का क्या मतलब होता है। अब इसको हम आयत चित्र पे कैसे बनाते हैं, देखो शुरुआत में गैप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये हम दिखाते हैं नीचे, ठीक है, एक्स अक्ष पे, ठीक है, ये हम कहाँ दिखाते हैं, नीचे। तो जैसे कि यहाँ पर 0 से 10, ठीक है, 0 से 10 के आगे कितना है, 2 है, तो 0 से 10 पे हम 2 की ऊंचाई तक जाएंगे, ठीक है ना, वाई पे क्या है ये ऊंचाई। फिर यहाँ पर 10 से 20 कितना है, 10 है, तो 10 से 20 में हम 10 की ऊंचाई ये रही, यानी कि यहाँ तक जाएंगे। तो कहने का मतलब है आयत चित्र में जो इनकी ऊंचाई होती है वो कौन बताता है, वो बारंबारता बताती है। जितनी बारंबारता होगी उतनी ही इनकी ऊंचाई होगी। आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, बहुविकल्पी प्रश्न में, कि भाई जो आयत चित्र में इसकी ऊंचाइयां होती हैं वो किस चीज से डिसाइड होती हैं, आप बोलोगे बारंबारता से। जितनी बारंबारता होगी उतनी इसकी ऊंचाई हो जाएगी। जैसे यहाँ पर देखो 30 से 40 की बारंबारता 19 है, तो 30 से 40, ठीक है, ये वाला कितनी हाइट तक गया, 19 तक गया, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब इसी पे हमारा जो प्रश्नावली है, ठीक है, 5.1 की, उसका पहला क्वेश्चन बेस्ड है। उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसको हम आयत चित्र से दिखा सकते हैं। तो फिर से बोल रहा हूं, जब ऐसे गैप में हम बांट पाए चीजों को तब हम उसको आयत चित्र में दिखा सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहला प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली का, उसमें हमसे बोला गया है निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। मतलब कि यहाँ पर जो अलग अलग सिचुएशंस हमें दी गई हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ दी गई हैं, यहाँ पर कहाँ कहाँ पे हम आयत चित्र का प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं करेंगे, ये हमें बताना है। तो जो इसका पार्ट ए है, इसमें बोला गया है एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या, ठीक है। जो डाकिया है, ठीक है, उसके पास अलग अलग क्षेत्रों के लिए क्या है, कुछ पत्र हैं, कुछ चिट्ठियां हैं। जैसे कि एग्जाम्पल समझो, जैसे कि मान लो उसके पास दिल्ली के लिए 10 चिट्ठियां हैं, ठीक है, और मान लो यूपी के लिए उसके पास 20 चिट्ठियां हैं, ठीक है, बिहार के लिए उसके पास 30 चिट्ठियां, मान लो ऐसे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पर इन आंकड़ों में हम आयत चित्र नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल थोड़ी मिल रहा है हमें, यहाँ पे तो अलग अलग क्षेत्रों के नाम मिल रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर अगर वर्ग अंतराल होगा, उसके सामने बारंबारता होगी, तभी हम आयत चित्र बना पाएंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर तो जो बारंबारता है वो ठीक है, लेकिन यहाँ वर्ग अंतराल थोड़ी मिलेगा। यहाँ पर तो भाई क्षेत्रों के नाम मिलेंगे ना, दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, जो जैसे भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि वर्ग अंतराल नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पर आयतचित्र नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पर कारण भी लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर हम आयतचित्र का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ग अंतराल नहीं बन सकता है, ठीक है। तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में बोला गया है किसी खेल कूद प्रतियोगिता में प्रत्याशियों की ऊंचाइयाँ, ठीक है। कोई खेल कूद की प्रतियोगिता हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे कितने कितने खिलाड़ी, कितने कितने प्रत्याशी किस किस ऊंचाई के हैं, इसका क्या हम आयतचित्र बना सकते हैं? तो हम बोलेंगे हाँ, इसका हम आयतचित्र बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लो जिनकी लंबाई 160 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर है, ऐसे मान लो 5 प्रत्याशी हैं या 5 खिलाड़ी हैं। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ अपने मन से, ये मत कहना कि यार ये 160 से 170 उसके सामने 5 कहाँ से आया। मैं समझा रहा हूँ कि भाई जब यहाँ पे खेल कूद में कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, ठीक है, तो भाई उनकी कुछ लंबाई रही होगी और लंबाइयों को हम ऐसे दिखा सकते हैं कि 160 से 170 के बीच में जिनकी लंबाई है ऐसे 5 लोग हैं, 170 से 175 के बीच में जिनकी लंबाई है ऐसे 6 लोग हैं, 175 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर में ऐसे मान लो 8 लोग हैं, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हम जो प्रत्याशियों की ऊंचाई है उसका एक वर्ग अंतराल बना सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्षेत्रों को तो आप नहीं बनाओगे, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बिहार, ऐसे तो नहीं बनाओगे ना, लेकिन यहाँ पर ऊंचाई में आप बना सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर हम वर्ग अंतराल देख पा रहे हैं तो इसको हम आयतचित्र से दिखा सकते हैं, ये आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होगा, हाँ भाई इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। इसके पहले वाले को हम नहीं दिखा पा रहे थे, ठीक है। तो ए हो गया, बी हो गया, सी की बात करते हैं। 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। भाई कंपनी कितनी है? 5 है, ठीक है। मान लेते हैं पहली कंपनी ए है, दूसरी कंपनी बी है, तीसरी कंपनी सी है, फिर डी है, फिर ई है। तो पहली कंपनी ने मान लो 5 कैसेट बनाए, दूसरी ने 10 कैसेट बनाए, इसने 15, इसी तरह से बाकियों ने बनाई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंपनियों के नाम आ रहे हैं ना, वर्ग अंतराल थोड़ी आ रहा है। तो जब वर्ग अंतराल नहीं आएगा तो हम आयतचित्र नहीं बना पाएंगे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि किसी स्टेशन पर प्रातः 7 बजे से सायं 7 बजे तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या, ठीक है। तो इसका भी हम बना सकते हैं भाई, ठीक है ना। जैसे आपने कहा 7 बजे से 8 बजे तक 100 यात्री गए, 8 से 9 तक 200 यात्री गए, इसी तरह से 9 से 10 तक 300 यात्री गए, इसी तरह से शाम 7 बजे तक का आप बना सकते हो। क्योंकि यहाँ पर टाइम है 7 बजे से, सुबह के 7 बजे से शाम के 7 बजे तक, तो टाइम का आप ऐसे, समय का आप ऐसे वर्ग अंतराल बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर समय का हम वर्ग अंतराल बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसका हम आयत चित्र बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने इंट्रोडक्शन स्किप नहीं किया था तो बिल्कुल अच्छे से हो गया होगा। अब जो इसका दूसरा, ठीक है, जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है। पुरुष के लिए M, महिला के लिए W लिखा जाता है, लड़का है तो B फॉर बॉय यानी कि B लिखा जाता है, और लड़की है तो G यानी G फॉर गर्ल, ठीक है। तो मैन, वुमेन, बॉय एंड गर्ल ये लिखा जाता है। और जो खरीदार हैं, ठीक है, जो खरीदार हैं वो कौन कौन आया उसका यहाँ पर एक डेटा दिया गया है, आंकड़ा दिया गया है, ठीक है। हमसे बोला गया है मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, इसे प्रदर्शित करने के लिए दंड आलेख खींचिए। मतलब पहले हमें बारंबारता बंटन सारणी बनानी है, उसके बाद हमें दंड आलेख बनाना है। तो बारंबारता सारणी हम कैसे बनाते हैं पहले आप वो देख लो। यहाँ पर क्या है, खरीदार आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा खरीदार, ठीक है ना, खरीदार। और बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए उसके सामने लिखा जाता है मिलान चिन्ह। क्या लिखा जाता है? मिलान चिन्ह। और उसके सामने लिखा जाता है बारंबारता, ठीक है, उसके सामने क्या लिखा जाता है? बारंबारता, ठीक। तो ये सब चीज़ें हमें लिखनी होती हैं। खरीदार कौन कौन है? तो या तो वो पुरुष होगा, पुरुष का मतलब M यानी मैन होगा,
या फिर वुमेन यानी औरत हो गई, ठीक है, बी फॉर बॉय होगा या फिर जी फॉर गर्ल होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ से आपको एक सारणी बनानी होती है कुछ इस तरह से। चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर हमें करना क्या होता है, कौन कितना कितना है वो पहले हम डिसाइड करते हैं कि भाई कितने मैन हैं, कितने वुमेन हैं, कितने बॉयज़ हैं, कितने गर्ल्स हैं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि आप एक एक देखते जाओ। जैसे यहाँ पे डब्लू आया, डब्लू के आगे एक निशान लगाओ, फिर डब्लू आया, फिर डब्लू के आगे निशान लगाओ, ठीक है। पर ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा। यहाँ पे 4 ही तरह की चीज़ें हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बार में ही सारा गिन लेते हैं, ठीक है। एक बार में ही सारा गिन लेते हैं कि कौन कौन कितना कितना है। देखो पहले मैं डब्लू गिन रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 2 3, 3 बार डब्लू आया, 4 5, और कहाँ पे है डब्लू, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। कितने हैं, 28 हैं। लेकिन हम 28 को अब दिखाते कैसे, जरा ध्यान से देखना। 28 है, मुझे पता लग गया डब्लू 28 है, ठीक है। तो डब्लू के आगे 1 2 3 4, 4 हुए, 5वां कट ऐसे लगाते हैं, 5 हो गए, फिर 6 7 8 9, फिर ये ऐसे 10 हो, ठीक है। 5 5 कैसे जोड़ा बनाते हैं, 10 हो गए, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। कितने हो गए ये, 28 हो गए। तो बारंबारता में इसके सामने लिख दोगे 28, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। तो डब्लू वाला खेल खत्म, यानी वुमेन वाला खेल खत्म हो गया। अब आगे क्या है हमारे पास, ठीक है। चलो मैन को देख लेते हैं, एम कितनी बार है यहाँ पर, ठीक है, एम कितनी बार है। तो यहाँ से देखते हुए चलेंगे, एम कहाँ मिला, सबसे पहले ये मिला, ठीक है। इसके पहले तो कोई नहीं है, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 एम हो गए, इसके बाद ये 4 हो गया, और 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। 7 के बाद ये 8 हो गया और 9 हो गया। उसके बाद देखो कहाँ पर है, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, ठीक है, 12 हो गया, और ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, और ये 15 हो गया। तो m कितनी बार मिला मुझे, 15 बार मिला। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये कितने हो गए मेरे पास, 15 हो गए, ठीक है। इसी तरह बी फॉर बॉयज़, ठीक है। तो लड़के कितने हैं भाई, ठीक है, जो ग्राहक गए थे वहाँ पे, बी कितनी बार आया जरा देखो, यहाँ से ढूंढना चालू करो। 1 बार मिला मुझे, इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। 1 बार ये बी मिला, 1, और कहाँ पर है भाई बी, ये हो गया 2, इससे पहले तो और कहीं नहीं आया है, ठीक है। इसके बाद ये 3, और इसके बाद ये 4, और इसके बाद यहाँ पर है एक 5, ठीक है। तो बी कितनी बार आया, 5 बार। तो 1 2 3 4 और 5वां ऐसे, तो ये आया 5 बार, ठीक है, 4 बार नहीं, 5 बार आया। तो ये हो गया बी। इसके बाद क्या बचा, जी फॉर गर्ल। तो गर्ल कितनी बार आई हैं, देखो जी कितनी बार आया है, यहाँ से ये 1 और 2 3, और यहाँ पर क्या है 4, और कहाँ पर है 5 6, यहाँ पे कहीं नहीं है। इसके बाद हो गया 7, इसके बाद हो गया 8, इसके बाद ये हो गया 9, ये हो गया 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ठीक है। तो जी कितनी बार आई है, 12, 1 2 3 4 5वां ऐसे, 6 7 8 9 10वां ऐसे, फिर 11 12। तो यहाँ पर क्या हो गया, 12 हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या बोला गया था, चलो ये हमने जो बनाई है ना सारणी, इसको बोलते हैं बारंबारता बंटन सारणी, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला गया था कि भाई बारंबारता बंटन सारणी बनाओ पहले। तो हमने बना दी, इसी को क्या बोलते हैं, बारंबारता बंटन सारणी, इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसके बाद बोला गया था दंड आलेख भी खींचिए, ठीक है। तो दंड आलेख खींचते हैं। अब दंड आलेख खींचने के लिए जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने बना ही लिया है, अब इसका कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ताकि हमारे पास जगह बन जाए, ठीक है, ताकि हमारे पास जगह बन जाए। तो मैंने इसको यहाँ पर कर दी, ठीक है। एक बात और, यहाँ पर गलती से मैंने 22 लिख दिया जबकि ये 12 है, ठीक है। ये कितना है, ये है 12। तो आप इसको ध्यान रखना
कि ये 12 था, 5 10 और 2 12। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसका दंड आलेख बनाने के लिए सबसे पहले, ठीक है, दंड आलेख बनाने के लिए सबसे पहले आप एक ऐसे लाइन खींच दो, ठीक, और उसके बाद आप एक ऐसे लाइन खींच दो, ठीक है, 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, देखो ये हमारा हो गया एक्स अक्ष और ये क्या हो गया हमारा वाई अक्ष हो गया। अब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं, खरीदार, और यहाँ पर क्या दिखाएंगे, खरीदारों की संख्या। मतलब कि जो ये खरीदार हैं ये आएंगे एक्स अक्ष पे और जो बारंबारता यानी खरीदारों की संख्या है वो आएगी वाई अक्ष पे। तो यहाँ पर देखो मैंने इधर लिख दिया खरीदार और यहाँ पे लिख दिया खरीदारों की संख्या। खरीदारों की संख्या मतलब बारंबारता सबसे बड़ी कितनी है, 28 है। तो आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर लेना पड़ेगा, ठीक है, गैप कि 28 तक सब कुछ कवर हो रहा हो, ठीक है। तो मैं 5 5 का ले रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं 0 है तो ये हो गया 5, बराबर बराबर दूरी पे लेना आप, ठीक है। 5 के बाद ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25 और ये हो गया 30, ठीक है, 30 तक में सब आ जाएगा। अब देखो सबसे पहला क्या है, एम मतलब मेल, ठीक है, दूरी भी बराबर बराबर लेना। एम में कितना जा रहा है, 15 जा रहा है, तो एम में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 15 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो ये एम के लिए हो गया, इसकी ऊंचाई कितने के बराबर आ गई, 15 के सीध में, ठीक। और यहाँ पे देखोगे तो 15 आना चाहिए, ठीक है। तो एम यानी कि जो मेल थे यानी पुरुष थे वो 15 हैं, ठीक है। वुमेन यानी कि जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, वो 28 हैं, ठीक है। इसके बीच में इतना गैप लिया तो यहाँ भी इतना लेना, आप स्केल से नाप नाप के करना। 28 का मतलब देखो 25 के बाद 26 27 28, ठीक है, मैं अंदाजे से ले रहा हूँ, आप एकदम सही से लेना, ठीक है, मैं अंदाजे से जस्ट ले रहा हूँ। 28 यहाँ कहीं आता होगा, ठीक है, 27 से थोड़ा ऊपर। तो ये क्या था, ये था वुमेन, ठीक है, ये हो गया 28, ठीक है। इतना ही गैप यहाँ पे लेंगे। बॉयज़ में कितने हैं, 5, तो बॉयज़ यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इनकी चौड़ाइयाँ भी बराबर रहनी चाहिए, आप याद रखना। तो मैं बिना नापे कर रहा हूँ, ठीक है, ये बॉयज़ हो गए। गर्ल्स कितनी है, 12, तो 10 और 15, ठीक है, 10 के बाद यहाँ 11 12, ठीक है, यानी कि इतने ऊंचे तक मुझे जाना है। तो यहाँ तक, ठीक है, लगभग अंदाजे से मैं कर रहा हूँ, कितना हो गया ये 12। कौन है ये, गर्ल्स, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इसमें हमसे क्या बोला गया, पहले एक बार इसको समझ लेते हैं पढ़ के। इसमें हमसे बोला गया है किसी फैक्ट्री के, ठीक है ना, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्नलिखित है। मतलब ये उनकी सप्ताह की मजदूरी है रुपयों में। मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए अंतरालों 800 से 810, 810 से 820 इत्यादि वाली एक बारंबारता सारणी बनाई है, ठीक है। हमें एक बारंबारता सारणी यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, हो सकता है आपको नज़र ना आए पूरा साफ, तो आप अपनी किताब से देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बारंबारता सारणी कैसे बनाएंगे, हम पूरी एक सारणी बना लेंगे। यहाँ पर आएगा वर्ग अंतराल, यहाँ पे आएगा मिलान चिन्ह और यहाँ पर क्या आएगा, बारंबारता आएगी यहाँ पर, ठीक। तो इसको हम करेंगे कैसे, देखो यहाँ पर अंतराल हमें 800 से 810, 810 से 820 ये तरह के लेने थे, और सबसे छोटा और सबसे बड़ा आंकड़ा सारा का सारा 800 से 900 के बीच में ही आ रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मतलब हम 800 से 810, 810 से 820 इस तरह से 890 से 900 तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको नज़र ना आ रहा हो, तो आप अपनी किताब में देख लेना। पहला क्या है, 830, तो 830 देखो कहाँ पर आएगा, 830 आएगा यहाँ पर, ठीक है। जिसको कन्फ्यूज़न है, ठीक है, जिसको कन्फ्यूज़न है वो याद रखना कि 830 यहाँ पर भी नज़र आ रहा है आपको, 830 यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। तो जब हम यहाँ पर 830 को दिखा रहे हैं तो ये यहाँ पर शामिल नहीं होता, जहाँ पे शुरुआत हो रही है 830 से 830 वहाँ पर होता है, ठीक है। तो दोनों जगह 830 था, लेकिन हम आखिरी वाले को नहीं गिनते हैं, तो यहाँ पर 830 इसके सामने आएगा। ये आप याद रखना अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो 830 हो गया। फिर है 835, 835 30 और 40 के बीच में आता होगा भाई 35, ठीक है, तो इसके आगे निशान लगा देंगे। फिर क्या है 890, 890 देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर ये शामिल नहीं होगा, तो हम यहाँ पर शामिल करेंगे, मतलब 890 यहाँ पर एक निशान लगा दो। फिर क्या है 810 है, तो 810 कहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पे भी है, ऊपर शामिल नहीं होगा, यहाँ पर आएगा। फिर 835 है, 35 30 और 40 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा। फिर 836 है, 836 भी 35 और 40 के बीच में आता होगा। फिर 869 है,
ठीक है। 869 कहाँ पर आएगा, 60 और 70 के बीच में यहाँ पर आ जाएगा। फिर 845 है, तो 845 कहाँ पे आएगा, 40 और 50 के बीच में, यानी यहाँ पर आ जाएगा। फिर 898 है, 898 कहाँ आएगा, 90 और 900 के बीच में, तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर 890 है, तो 890 दोनों जगह है तो नीचे वाला दिखाएंगे हम। फिर 820 है और 860 है, तो 820 यहाँ पर आया और 860 यहाँ पर आया। उसके बाद है 832 और 833, तो 832 ठीक है 30 और 40 के बीच में आएगा, पांचवा निशान ऐसे, और 833 एक और लगा दो। फिर क्या है 855 और 845, 855 कहाँ आएगा, 50 और 60 के बीच में। फिर 845 कहाँ आएगा, 40 और 50 के बीच में। फिर है 804 और 808, तो 804 ठीक है यहाँ पर आएगा और 808 भी इसी के बीच में आता होगा। फिर है 812 और 840, 812 10 और 20 के बीच में आएगा और 840 तो सीधा सीधा यहाँ पे आ जाएगा। फिर है 885 और 835, ठीक है 885 देखो कहाँ होगा, 80 और 90 के बीच में, और 835 कहाँ पे होगा, 30 और 40 के बीच में। अगला भी क्या है 835 और 836, तो 835 भी यहीं आएगा, 836 भी यहीं आएगा। फिर अगला क्या है 878 और 840, 878 70 और 8 यहाँ पर आएगा, 840 तो सीधा सीधा यहाँ पर आ जाएगा। फिर है 868 और 890, तो 868 यानी 60 और 8 यहाँ पर आएगा और 90 यानी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 806 और 840, 806 देखो 0 से लेके 10 के बीच में यहाँ पर आएगा, और अगला क्या था 840, तो 840 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये आंकड़े कितनी कितनी बार आए देखो, ये कितनी बार आया 3 बार, ये कितनी बार आया 2 बार, यहाँ पर है 1 बार, 5 और 4 ये 9 बार, और ये कितनी बार 5 बार, ये कितनी बार 1 बार, ये कितनी बार 3 बार, ये 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, और ये 4 बार, ठीक है। तो हमें बारंबारता सारणी बनानी थी, हमने यहाँ पे बना दी, ठीक है। आप एक और चीज़ लिख सकते हो कि कुल योग कितना आ रहा है, ठीक है ना, वो भी हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कुल योग, ठीक है। कुल योग के लिए क्या करोगे, आप इनको जोड़ दोगे, क्योंकि 30 श्रमिक थे तो इन सबको जोड़ोगे ना तो 30 ही आएगा। 3 2 5 और 1 6 और 9 15 5 20 1 21 और 3 24 1 25 26 4 30, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है कि भाई ये जो प्रश्न नंबर 4 है ना, ये प्रश्न नंबर 3 से ही रिलेटेड है। बोला गया है प्रश्न 3 में दिए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयत चित्र बनाइए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आयत चित्र बना लेते हैं, उसके बाद हम उत्तर देंगे, ठीक है। तो आयत चित्र बनाने के लिए हम दोबारा से सारणी नहीं बनाएंगे, हम इसी सारणी का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि प्रश्न नंबर 3 में जो सारणी है उसी से आप बनाओ, ठीक है। तो जो यहाँ पर प्रश्न है, ठीक है, यहीं पे मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, थोड़ी जगह हो जाएगी, ठीक है। यहीं पे मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है, आयत चित्र। तो आयत चित्र बनाने के लिए हम क्या करें, पहले एक्सिस खींच लेंगे एक्स और वाई। तो यहाँ पर देखो आयत चित्र बनाने के लिए ये हमारा क्या हो गया एक्स एक्सिस, और ये हमारा क्या हो गया वाई एक्सिस। जो ये वर्ग अंतराल है ये एक्स एक्सिस पे आता है, वर्ग अंतराल है 800 से 810 820 फिर इस तरह से 900 तक। तो 800 810 820 830 इस तरह से 900 तक ये गया है, ठीक है। तो यानी कि जो आय है, ठीक है, जो वर्ग अंतराल थी क्या थी, आय थी, इसको हम दिखाएंगे यहाँ पर, और जो मजदूरों की संख्या है वो हम दिखाएंगे वाई पे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है ना। मजदूरों की संख्या में सबसे बड़ा नंबर 9 है, तो मतलब मुझे कुछ इस तरह से लेना है कि 9 तक आ जाए। तो मैंने 2 2 का गैप लिया, 2 4 6 8 10 12। अब देखो सबसे पहले 800 से 810, 800 से 810 के बीच में बारंबारता कितनी है, 3 है। यानी कि ऐसे मजदूर जिनकी साप्ताहिक दिहाड़ी 800 से 810 है, ऐसे 3 है, तो 3 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है ना भाई। 2 और 4 के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 आता होगा, तो इतना ऊंचा बना देंगे। फिर क्या है 810 से 820 कितने हैं, 2 हैं, तो 810 से 820 2 की सीध में बना दो, ठीक है, ये 2 हो गया। फिर क्या है अगला क्या है, 1 है, 820 से 830 कितना 1, तो 820 से 830 1, यानी कि यहाँ पर। और जो मैंने जिगजैग लगा दिया है, कट लगाया है यहाँ पर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हम गिनती 0 से शुरू नहीं कर रहे, सीधा 800 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो 820 से 830 भी हो गया, ठीक है।
अब चाहो तो आप इनके ऊपर लिख भी सकते हो कि ये कितने कितने हैं। जैसे 810 पहला वाला कितना था, 3 था, फिर ये कितना था, 2 था, फिर ये 1 था। ये ऊपर लिखना ना लिखना आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आप चाहो तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, आपकी मर्जी है। फिर आगे क्या है, 9। फिर अगला में हम 9 तक जाएंगे, 10 8 इसके बीच में 9 आता होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से, ठीक है, 9 तक जाओगे, यहाँ पे आ गए, ठीक है। ये कितना हो गया, 9 हो गया। फिर अगला क्या है, 9 के बाद 5 है, यानी कि 840 से 850, ठीक है ना। 40 से 50 के बीच में कितने हैं, 5। तो 6 और 4 के बीच में 5 आता होगा, तो यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। ये 5 हो गया, ठीक है। आप याद रखना, कोई पतला कोई मोटा ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैं स्केल का यूज नहीं कर रहा, लेकिन आप सारे की चौड़ाई बराबर बराबर बनाना, ठीक। फिर अगला क्या है, 1 है, ठीक है। अगले में फिर से हम 1 तक जाएंगे, ठीक है ना। ये 1 हो गया। इससे पहले वाला कितना था, ये 5 था। फिर आगे 60 से 70, 60 से 70 के बीच में 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3 जाएंगे, 2 और इसके बीच में, ठीक है। तो ये हो गया 3, ठीक है। तो इतनी ऊंचाई तक ये 3 आ गया। फिर 1 है, फिर 1 है, यानी कि अगले वाले की ऊंचाई 1 आएगी, फिर इससे अगले वाले की भी 1 आएगी। फिर अगले वाले की 4 है, 800 से 900 के बीच में 4, तो 800 से 900 के बीच में 4 ये रहा, यानी कि इतनी ऊंचाई तक आप जाओगे। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर से बोल रहा हूँ, देखो यहाँ पर कोई मोटा कोई पतला दिख रहा है, लेकिन आप बराबर बराबर बनाना। और इसके ऊपर आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो। तो आयतचित्र तो बन गया। इसके बाद कुछ सवाल भी पूछे गए थे हमसे। सवाल क्या पूछे गए थे, देखो। पहले पूछा गया था, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखो, किस समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है। 830 से 840 में सबसे अधिक है 9। आप यहाँ पे आयत चित्र से भी देख सकते हो। 830 से 840 ये जो है, ये सबसे ऊंचा जा रहा है, ये सबसे बड़ा है। कितनी है, 9 है। तो हम बोलेंगे 830 से 840 वाले समूह में, ठीक है। 830 से 840 वाले समूह में श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है, कितने श्रमिक 850 या उससे अधिक अर्जित करते हैं। 850 या उससे ज़्यादा, ठीक है। तो 850, ठीक है, कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से, ठीक है। 850 यहाँ से शुरू हुआ, और या तो वो 850 कमाए या फिर उससे ज़्यादा। तो भाई ये सारा उससे ज़्यादा ही है भाई, जो 850 से 860, 60 से 70, 70 से 80, ये सब क्या है 900 तक, 850 से तो ज़्यादा ही है। तो मतलब कि इसके सीध में यहाँ पे आ जाओ, ये सारे वो हैं जो 850 या उससे ज़्यादा कमा रहे हैं। कितने लोग हैं, 1 और 3 4, और 1 5, और 1 6, और 4 10, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ये सारे लोग 850 से ज़्यादा कमाते थे, हमने जोड़ा तो 10 आया। 3 और 1 4, और 1 5, और 1 6 और 4 10। तो हम बोलेंगे कि भाई 10 मजदूर ऐसे हैं, ठीक है, 10 श्रमिक ऐसे हैं जो 850 या उससे ज़्यादा कमाते हैं। अगला में पूछा है, कितने श्रमिक 850 से कम कमाते हैं। भाई टोटल थे 30 श्रमिक, ठीक है ना। आप यहाँ से देख सकते हो, टोटल श्रमिकों की संख्या कितनी थी, 30। 30 में से 10 हैं जो 850 या ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इससे पहले वाले क्या होंगे, कम कमा रहे होंगे। 30 में से 10 हटा दो, 20 बचेगा, या फिर आप इनको जोड़ो, 3 और 2 5, और 1 6, और 9 15, 5 20, तभी भी 20 आएगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे 20, क्योंकि 10 तो ज़्यादा कमा रहे थे या बराबर कमा रहे थे, तो 20 ही बचे जो कम कमाएंगे, ठीक। तो ये भी हो गया चौथा प्रश्न। अब बात करते हैं पांचवें और आखिरी प्रश्न की। ये इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है, अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविजन देखने का समय घंटों में दिए हुए आलेख में दिखाया गया है। आप यहाँ देख सकते हो कि जो इसका एक्स एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया प्रतिदिन देखे गए टीवी के घंटे, और जो ये वाई एक्सिस है यहाँ पर दिखाया गया है विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया इसमें, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटों तक टीवी देखा, ठीक है। अधिकतम विद्यार्थी संख्या इधर है, तो यहाँ पर देखो सबसे ऊंचा कौन गया है, ये रहा। अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा, घंटे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, घंटे। तो 32 मत लिखना, 32 घंटे नहीं, वो विद्यार्थियों की संख्या है। घंटे तो यहाँ पर आएगा 4 से 5 घंटे, ठीक है ना। किसके बीच का टाइम है, 4 से 5 घंटे। तो हम लिखेंगे 4 से 5 घंटे, ठीक है। 32 मत लिखना, क्योंकि 32 विद्यार्थियों की संख्या है, हमसे घंटे में पूछा गया और घंटे इस तरफ दिखाया गया है, तो 4 से 5 घंटे, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब आगे अगला है दूसरा पार्ट, 4 घंटे से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा। 4 से कम यानी 4 से पीछे आ जाओ, ठीक है ना, 4 से पीछे, ठीक है, 4 से पीछे ये क्या है, 22 है, 8 है, 4 है, ठीक है, 22 विद्यार्थी ये हैं, प्लस में 8 विद्यार्थी ये हैं, प्लस में 4 विद्यार्थी ये हैं, तो 22 8 30 और 4 34, ठीक है ना भाई। ये 22 विद्यार्थी हैं जो 4 से पीछे आ रहे हैं, ठीक है ना। 4 से कम का मतलब 4 से पहले आओगे। 4 से पहले कौन कौन मिल रहा है, ये 22 विद्यार्थी, ये 8 विद्यार्थी, ये 4 विद्यार्थी, तो 22 8 30 और 4 34, तो मतलब कि 34 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 4 घंटे से कम देखा है। क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी पूछे गए थे तो विद्यार्थी कहाँ दिखाया गया, वाई पे, तो मतलब जो ऊंचाइयाँ है वो जोड़ोगे आप। जब घंटे पूछा जाए तो इधर देखोगे आप, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया 34 कैसे आया। अब आगे आ जाओ भाई, अगला क्या बोला गया है, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय व्यतीत किया। 5 घंटे से ज़्यादा, 5 घंटे से ज़्यादा मतलब 5 के इधर आ जाओ, तो 5 से ज़्यादा कौन है, 8 ये और 6 ये, कितने हो गए टोटल 14, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। तो इसमें इतना ही था, ठीक है। अगली वीडियो में मिलेंगे अगली एक्सरसाइज के साथ, जल्दी मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।